कलेश प्राइम टाइम मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज एक बहुत अहम मुद्दे के साथ हम हाजिर हुए हैं। दरअसल जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर एक गैर कानूनी तंजीम है। यह तंजीम माजी में काफ़ी फाल रही है और इस तंजीम पर एक तरह से बैन है। ये तंजीम अब गैर कानूनी तंजीम है। इस तंजीम पर कई तरह के सवाल उठते रहे और मौजूदा में भी शक के दायरे में तंजीम है। क्या यह तंजीम मुल्क की सलामती और सालमियत के लिए खतरा है? क्या आज भी यह तंजीम एक तरह से पाकिस्तान की हमदर्द है? आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत से हैं। तंजीम पर जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी को फरोग देने का इल्जाम है। पाकिस्तान से एक तरह से हमदर्दी रखने का इस पर इल्जाम है। भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे को बढ़ावा दे रही है यह तंजीम। और क्या जमात इस्लामी के कौल फेल में फ़र्क है? क्योंकि जमात इस्लामी पर एक तरह से बैन है, लेकिन यह तंजीम जिस तरह से पिछले इंतखाबात हुए थे, असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के, उस इंतखाबात में भी जमात इस्लामी अपनी जो तंजीम है वो एक तरह से मैदान में उतरी थी और उसने चुनाव कंटेस्ट किया था। हालांकि कई और दूसरी जो जमातें थी उनके सपोर्ट से ये तंजीम उतरी थी और चुनाव लड़ा था। लेकिन क्या इसके बावजूद, क्या जिस तरह से इस तंजीम के बहुत से लीडर सियासत में भी एक तरह से उतर कर आए हैं, क्या इसके बावजूद इस तंजीम पर भरोसा किया जा सकता है? क्या शक की सुई अभी भी आखिर इस तंजीम पर क्यों है? और पाकिस्तान की तरफ झुकाव क्या अभी भी इस तंजीम का है? वो पाकिस्तान जो लगातार कश्मीर में अमन को खराब करने की कोशिश करता है, वो पाकिस्तान जो लगातार कश्मीर में हालात खराब करता है, क्या उस पाकिस्तान से जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर की हमदर्दी आज भी बरकरार है? आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। जोड़ना नहीं। तो जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पर हम बात करेंगे और इस तंजीम को आज भी एक तरह से शक की नज़र से देखा जा रहा है। जिस तरह से माजी में इस तंजीम की हरकतें रही हैं, जिस तरह से तंजीम एक्टिविटी में शामिल रही है, उसे देखते हुए इस तंजीम को आज भी शक की नज़र से देखा जा रहा है। और आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की जो हमदर्दी है वो पाकिस्तान के साथ क्यों है। तो जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर वो तंजीम है जिसे सरकार ने 5 साल के लिए बैन किया है। इससे पहले भी इस तंजीम पर निगाहें थी और इस तंजीम को बैन किया गया था और पिछले साल इस तंजीम को फिर 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। यानी जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर जो है एक गैर कानूनी तंजीम है। हालांकि पिछले असेंबली इंतखाबात में, जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर ने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था और इसके अलावा जमाते इस्लामी के कई लीडरान ने कहा था कि वो उनका ताल्लुक अब जमाते इस्लामी से एक तरह से नहीं है। लेकिन जो साख अभी भी कश्मीर के अंदर जमाते इस्लामी के मौजूद है या ये विंग जिस तरह से काम कर रही है, इसे आखिर शक की निगाहों से क्यों देखा जाता है? इस पर आखिर शक क्यों किया जाता है और क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है?
और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। शेख नासिर साहब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तलत माजिद साहब जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर हैं जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। हमारे साथ बीजेपी एमएलए और स्पोक्स पर्सन आरएस पठानिया साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में, और आज इसी इशू पर हम बातचीत करेंगे कि क्या जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पर भरोसा किया जा सकता है। क्या जो पहले की गलतियां थी, क्या उन्हें सुधार कर अब जमाते इस्लामी मेन स्ट्रीम में आ चुकी है। सीधे सीधे मैं आरएस पठानिया जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मेरी आवाज आप तक आ रही है? पठानिया जी, मेरा ख्याल है मेरा आवाज भी आप तक आ रहा है बिल्कुल प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। आरएस पठानिया जी, जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर, पिछले दिनों हमने देखा कि जब असेंबली के चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, उस चुनाव में भी इसने हिस्सा लिया था, और इस तरह से देखा जाए तो इस तंजीम पर, इस ऑर्गेनाइजेशन पर आने वाले 5 साल तक एक तरह से बैन भी है यह तंजीम। क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें आई कि पाकिस्तान से आज भी इनकी हमदर्दी एक तरह से वाबस्ता है। जी जी, आपने सबसे पहले तो मुझे अपना व्यू पॉइंट रखने का धन्यवाद, आपने मौका दिया, आपका धन्यवाद करूंगा और आपके चैनल का। जहां तक जमात इस्लामी का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये तो सबके ध्यान में है कि पिछले 60-70 वर्ष में इनका जो गतिविधि थी वो क्या रही। जी, आपको अब चुनाव से पहले इनके एक स्पोक्समैन ने एक ड्यूबियस सा स्टेटमेंट भी दिया था कि शायद हम चुनाव में भी आने की बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, और जो गॉस्पेल है रूल ऑफ लॉ का, इनके बीच में भी जो बात हुई, भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी भी उसी की हितैषी है। सॉफ्ट सेपरेटिज्म, या एक वक्त में टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, पहले गर्म बात करना, फिर ठंडी करना, फिर एक पब्लिक फीडिंग के लिए करना, मुझे लगता है इसकी कोई रेलेवेंस है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद मजबूत हुआ है। सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म सरकार की रीति और नीति है। इसी जीरो टॉलरेंस की रीति और नीति के चलते हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द लिम्ब ऑफ लॉ will be enforced with its fullest force in the entire country and especially the Union Territory of Jammu and Kashmir. पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ कानून की पद्धति, कानून की प्रणाली और कानून के साथ जितनी भी उसकी डिवेंसेस हैं उसको बिल्कुल शिद्दत के साथ जम्मू कश्मीर में एनफोर्स किया जाएगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा संगठन, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक्टिविटी, जिसका तरीका, जिसका तौर, जिसका इतिहास भारतीय संविधान के तहत बने हुई जो उसके चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जी, या भारतीय संविधान या भारत में एक डिफरेंट कानून जो एक डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, चाहे वो इंडियन पेनल कोड है, चाहे वो हमारा टाडा है या पोटा है, ये डिफरेंट कानून है, मैंने कहा, तो उनकी जो ही भी उल्लंघना पाएगी सरकार सख्ती के साथ उस पर काम करेगी। मैं आपके इस चैनल से विनम्र निवेदन कुछ कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर करना चाहूंगा, प्लीज स्टॉप प्लेइंग दी स्ट्रिंग्स ऑफ सॉफ्ट सेपरेटिज्म। आप सॉफ्ट सेपरेटिस्ट बनने की कोशिश मत करें। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये डुअल पॉलिसी, डबल पॉलिसी, कभी एक कभी दो, दिल्ली में एक बात, जम्मू में एक बात और कश्मीर में तीसरी बात, एटलीस्ट 5 अगस्त 2019 के बाद ये कोहेरेंस आई है, ये क्लैरिटी आई है। हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत का पार्ट है, और हम सब भारत की एक प्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की प्रभुसत्ता, इस सब में हम लोग यकीन रखते हैं, और भारत और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोगों की जान और माल, उनकी सेफ्टी और वेलबींग के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज भारतीय जनता पार्टी टॉलरेट नहीं करेगी। भारत सरकार से अपील करेगी कि सख्ती के साथ ऐसे हर अनासर, हर एलिमेंट के साथ निपटा जाए। मुझे लगता है यही आपके विषय में हमारा एक बड़ा संक्षिप्त, बड़ा शॉर्ट, बड़ा टू द पॉइंट ये हमारा जो टेक है, और
इसके अलावा भी आपका कोई अगर क्वेरी हो तो सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं पठानिया जी बिल्कुल इसी दोबारा से आपके पास आता हूं। मैं शेख नासिर साहब को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। शेख नासिर जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्या वाकई में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर जो एक गैर कानूनी तंजीम है, 5 साल के लिए इस पर एक तरह से बैन लगाया गया है, क्या इस तरह की तंजीमें जो एक तरह हमारे चुनाव में भी एक तरह से वो जब इंतखाबात हुए असेंबली के, उनमें भी इन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, जो इस तंजीम का माजी रहा है, वो ये बताता है कि इस तरह की तंजीमों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर जमात इस्लामी के हवाले से जब बात होगी तो फिर हमको जमात इस्लामी के माजी के मुतलिक अब आप बात करते हैं तो वो आप सिर्फ एक मसले कश्मीर के एक तनाजुर से देखते हैं, और वो 30 साल जो यहाँ पर जो हालात थे उसी एक जाविये से देखते हैं। जमात इस्लामी की एक तारीख है, ये कोई कश्मीर के हवाले से ही नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। 57 ममालिक जो है उन मुल्कों में ये तहरीक चल रही है। जमात इस्लामी हिंद भी है, ये जितनी फलाही कामें इसने की है या जितना सोशल वर्क इसने किया है, स्कूल के एतबार से, हर एक चीज के एतबार से, और सियासी मैदान में भी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम जब बात सुनते हैं लोगों से, और जमात इस्लामी को 87 से लेके आज तक कभी अपनी बात रखने का मौका दिया ही नहीं गया। सियासी तौर पर अगर हम देखेंगे तो 87 में जमात इस्लामी को दे वर पुश टू द वॉल बाय रिगिंग द इलेक्शंस, तो उसमें भी हमेशा लोगों ये दिल्ली जाके, यहाँ के लोग दिल्ली जाके जमात इस्लामी के नाम पे एक गोश्त के नाम से वहां पर पेश किया जा रहा था, और वहां पर दिल्ली को डराया जाता था कि जमात आएगी तो ऐसे करेंगे। मुझे इस पे सिंपल सी एक बात करनी है कि ये वैसी ही कहानी है जब वो एक बाप अपने बेटे को वो कहानी सुना रहा था, द यूरोपियन हंटर एंड अफ्रीकन लॉयन। तो बच्चे ने भी वापस जवाब किया कि हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट द हंटर इज ऑलवेज गेटिंग द लॉयन। तो बाप ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हु इज टेलिंग यू द स्टोरी? इट इज द हंटर हु इज टेलिंग यू द स्टोरी। व्हेन यू विल लिसन द सेम स्टोरी फ्रॉम द लायन's माउथ, यू विल सी द लायन इज गोइंग टू विन एट दैट सिचुएशन। डॉक्टर तलत, तो हमें जी डॉक्टर तलत, देखिए मुझे अपनी ठीक है जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। जी ठीक है बात पूरी कर लीजिए। जी हाँ, तो ये बात की जाती है माजी के हवाले से। तो और इसमें फिर एक और नुक्ता, जब ये सियासी पार्टियां हमारे मुतलिक बात करते, देखिए ये पीडीपी के साहब हैं, इन्होंने कहा कि अगर जमात इस्लामी बैन है तो उसने इंतखाबात में हिस्सा कैसा लिया। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश थी जो उस वक्त जमात इस्लामी के खिलाफ कही गई। इलेक्शन के दौरान जो ये बात फैलाई गई कि असल जमात जेलों में है और नकली जमात बाहर है, तो ये भी एक प्रोपेगेंडा है। यही वही है कि ये हंटर ही वही अपनी बात रख रहा है, तो शेर को अपनी बात रखने का मौका कभी नहीं दिया गया। दूसरी बात यह कि जमात इस्लामी ने जब आप मसले कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, मास्टर आसन डार का वो बयान जब उसने कहा कि जमात इस्लामी की आर्मर्ड विंग है, उस बात की तरदीद ना होने की वजह से जो जितनी ये खराबी हुई और 87 के इलेक्शन को नजरअंदाज करके उस वक्त वो मैंडेट। डॉक्टर तलत, मसला देखिए अब ये है, मसला ये है कि अब 370 के बाद हालात बहुत बदल गए हैं। अब जमाते इस्लामी हो या इस तरह की कोई भी जमात, अगर आपको बात करनी है तो आप बात भारत की क्यों नहीं करते हैं? आप कश्मीर के मसले मसाइल क्यों नहीं उठाते हैं? आप आखिर आज भी आप पाकिस्तान के हमदर्द क्यों बने हुए हैं? ये सवाल उठता है। ये सवाल कौन उठाता है? जमात इस्लामी पे ये सवाल कौन उठाता है कि ये पाकिस्तान के हमदर्द है? आपको जब जमात इस्लामी की तारीख देखनी है तो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का एक दस्तूर होता है, उस दस्तूर के हवाले से बात की जाती है कि वी डू बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे ऊपर ये इल्जाम ये सिर्फ अखबारों में और टीवी हेडलाइंस में सुर्खियां बटोरने के लिए ये बात कहना कि ये पाकिस्तान की हमदर्द है, इससे सुर्खियां बटोरने में मजा आता है, लेकिन हकीकी बात ये नहीं है। हकीकत कुछ असल है जो ये लोग जमाती इस्लामी के मुंह से सुनना नहीं चाहते हैं और हमको अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया जाता है। मैं बहैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट की ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि जमात इस्लामी को भी अपनी बात रखने का मौका दे दीजिए। उनको मैं हमेशा ये तो रोका किसने? वो अपनी बात रखें, वो आजाद भारत में है, वो भारत का हिस्सा है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो उन्हें रोका किसने है?
डॉक्टर तलत, ये रोका किसने अपनी बात रखने के लिए? वो जब चाहे जहां चाहे अपनी बात रख सकते हैं। और अब तो जम्मू कश्मीर के जितनी तेजी से हालात बदले हैं, जो बात अभी आरएस पठानिया जी कह रहे थे कि अब तो सबका साथ सबका विकास का माहौल चल रहा है। जब ये सबका साथ सबका विकास चल रहा है तो उस माहौल में फिर जमात इस्लामी को भी अपनी बात रखने का मौका दे देना चाहिए। मैं ये हमेशा से कहते आ रहा हूं कि अगर सियासी इस्तेकाम की हम बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, अमन व आश्ती की बात करेंगे, तो उसमें जमात इस्लामी को ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जमात इस्लामी के बारे में जैसे पैक जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट ने पीपुल्स अलायंस के साथ क्या अपना नाम जोड़ दिया, तो तब से लेके आज तक ये नया ही नैरेटिव, नया ही परसेप्शन उसके मतलब ये क्रिएट किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के हमदर्द है। अब जमात इस्लामी क्या ये कहना चाहते हैं कि यार ये जमात इस्लामी के लोगों को सिर्फ जेल में भर दो? क्या जमात इस्लामी के लोगों को सिर्फ इनको बात करने मत दो? अगर आप ऐसी बात देखिए, अपनी बात बात जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रखने दिया है, बात रखने के लिए तो निकल कर सामने आना पड़ेगा। अपनी जो चीजें हैं, जो कंसर्न है, वो तो एक तरह से रखना पड़ेगा। मैं डॉक्टर तलत आ रहा हूं आपके पास। इंजीनियर तारिक वीरी साहब को भी जल्दी से चर्चा में जोड़ लेता हूं। इंजीनियर तारिक वीरी जी, जिस तरह से डॉक्टर तलत कह रहे थे कि जमात इस्लामी को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, अब बात रखने के लिए या जो कंसर्न है वो रखने के लिए तो आपको पहल करनी होगी। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लिए। जी जी जी। सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम जी। तो जैसे डॉक्टर तलत ने सही फरमाया कि हर एक को बात रखने का मौका देना चाहिए जी। जब हम किसी जमात के साथ कोई इख्तिलाफ रखते हैं, कोई डिफरेंसेस होती हैं, तो वो ऑन टेबल तो हल हो सकती हैं। उसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात खींचने की जरूरत नहीं है। इन सब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जितने भी लोग आते हैं इस सिनेरियो में, उनको तो बात रखने का हक बनता है। बात रखें वो और कन्विंस करें अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे हिंदुस्तान मुल्क तो हमारा है, लोग हमारे हैं, मुल्क हमारा है, मुस्तकबिल हमारा है, तो हर एक बात हल हो सकती है। पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है ये वर्ल्ड वाइड आप देखिए, जिन मुल्कों में बड़े बड़े जंगें लड़ी गई, लेकिन लास्ट पे तो टेबल ही काम आया। टेबल पे ही सारी बातें, सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी बात है नहीं। मैं समझता हूं कि नहीं, मसला इंजीनियर तारिक साहब ये है कि देखिए, टेबल पर जब आप आते हैं तो बात आप पाकिस्तान की रख देते हैं, बात आप अलहदगी पसंदी की रख देते हैं, तो वहीं पर बात एक तरह से डाइवर्ट हो जाती है। आप खुलकर आइए, जो आपका कंसर्न है उसे एक तरह से रखिए। नहीं, वो दूसरे मुल्क की बात तो मेरे ख्याल से गलत है। इस टेबल पे जो हमारे जो मुल्क में के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबको तो हक बनता है, सब अपनी बात रख सकते हैं, बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पुरअमन लोग जितने भी हैं, जितने भी सियासी जमातें हैं, उनका एक मौकफ है। वैसे ही जमात इस्लामी को अपना मौकफ लेके सियासी मैदान में उतर के लोगों के पास जाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उस दायरे में रहकर वो तो बात कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। मैं आरएस पठानिया जी, जो बात यहां पर इंजीनियर तारिक या इससे पहले डॉक्टर तलत ने रखी कि बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा, उन्हें भी बात करने के लिए एक तरह से आना चाहिए, सामने आना चाहिए और उनकी भी बात एक तरह से सुनी जानी चाहिए। इस तरह के भी पहले भी एक तरह से इल्जाम लगते रहे जम्मू कश्मीर में कि बात करने का मौका नहीं दिया जाता है। जी, मैं बड़े सब्र के साथ अपने साथी पैनलिस्ट को सुन रहा था जी। भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जी, ये अपने आप में कोई एक एब्सोल्यूट कानून नहीं है, इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जमात इस्लामी अपने आप में एक ऐसा संगठन है कि जिसे भारत सरकार ने बैन किया हुआ है जी। इसकी एक्टिविटीज, इसका ट्रैक रिकॉर्ड, इसका पिछला जितने भी एंटीसीडेंट्स थे वो देश की मुख्य धारा के विरुद्ध, देश के संविधान के विरुद्ध, देश के कानून के विरुद्ध पाए गए हैं।
तो एक ऐसा संगठन जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही अपने आप में देश की धारा, देश का प्रवाह, देश के कानून के विरुद्ध हो, तो ऐसा संगठन को कैसे एक अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कैसे जाके अनफेटर्ड, अनअलाउडली, जो संगठन ही बैन हो गया, तो वो कैसे जाके अपने व्यू पॉइंट को आगे लेके जाएगा? इनका इंसेप्शन, इनका जो आइडिया है, इनका जो एजेंडा है, इनका जो व्यू पॉइंट है, इनकी जो आइडियोलॉजी, वो अपने आप में देश की धारा, देश का प्रवाह, देश का कानून, देश के संविधान के विरुद्ध है। तो मैं आपसे बोलूं कि कम से कम 70 वर्ष हो गए हमें ये सब देखते। अब कम से कम हम लोगों में सेंस आए कि वी शुड बी एबल टू कॉल ए स्पेड। हम सच को सच कहें, हम चीजें कंफ्यूज न करें। और हम जब कंफ्यूज करेंगे, जब पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज जब कंफ्यूज करेंगी, तो फिर नेचुरली लोगों में भी भ्रम की स्थिति एक जाएगी। हम में क्लैरिटी ये कम से कम रहनी चाहिए। ये क्लैरिटी बड़ी साफ और स्पष्ट है। बिल्कुल नहीं, ये चीज तो वाज़ेह होनी चाहिए, लाइन तो क्लियर होनी चाहिए। चलता है बिल्कुल, आर एस पठानिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लाइन तो क्लियर होनी चाहिए। जी जी, डॉक्टर तलत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि आप मुत्तफिक हैं, सहमत हैं जो बात आर एस पठानिया जी कह रहे हैं? जी, मैं जवाब दे दूं इसका? जी 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 जी। देखिए, ये कह रहे हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये मैं कहता हूं ये 70 साल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप 87 की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर माहौल बना, उस वक्त के जो रिगिंग जो नताइज थे, उनका फायदा किसने उठाया? उन हालात का फायदा किसने उठाया? और आज आप दूसरी दफा जमात इस्लामी को नजरअंदाज करके, जमात इस्लामी को ज़ेर ज़मीन कार्रवाइयों तक आप महदूद रखना चाहते हैं, तो उसका फायदा आज आप किसको दे रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि हमें कश्मीर में हालात ठीक करने हैं, हमें एक पुरअमन देश में पुरअमन। जी जी जी, ठीक है। शायद हमारी आवाज, डॉक्टर तलत की आवाज हम तक नहीं आ रही। मैं फिर से जी 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 कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर तलत, मेरी आवाज आ रही है? क्या इनको फिर से उसी काम के ऊपर मजबूर कर देना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि अब ये बैन है, इनकी गतिविधियां जो है वो बैन है, तो इनको जेल डालने में आपके हालात ठीक हो जाएंगे? इनको फांसी पे लटकाने पे आपके हालात ठीक हो जाएंगे? क्या आप 87 की गलती दोबारा नहीं करने जा रहे हैं? क्या आप 87 की ही तरह फिर इनके हाथ में फिर इनको आप मजबूर नहीं कर रहे हैं उन हालात के लिए, जब आप किसी दूसरे देश के ये जो इरादे हैं उनको कामयाब होने के लिए आप ऐसा करना चाहते हैं? मुझे लग रहा है कि जो ऐसी सोच है, मुझे लग रहा है कि न इसमें कश्मीर की कहीं हमदर्दी नजर आ रही है, और न खुद भारत देश की, और न खुद हमारे मुल्क की इसमें हमदर्दी कहीं नजर आ रही है। नहीं, लेकिन जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को तो अपनी सोच बदलनी होगी ना, अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी लाइन एक तरह से क्लियर करनी होगी। लेट मी क्लियर इट कि जमात इस्लामी की जो दस्तूर है, आर्टिकल 5 आप देख लीजिए, जमात इस्लामी का आर्टिकल 5 सब क्लास 3 आप देख लीजिए, दैट वी विल डू ऑल द एक्टिविटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इससे बढ़कर अपने आइन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखकर वाज़ेह करके कि हम मुल्क के आइन के मुताबिक काम करेंगे, तो इसके बाद फिर और कौन सा आइन आपको चाहिए? आर एस पठानिया जी, देखिए फिर वही सवाल। मैं एक आपके माध्यम से एक सवाल बड़ा साफ और स्पष्ट पूछना चाहूंगा अपने साथी से कि अगर अपने इंटरनल पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के संविधान में, उसके आइन में अगर इन्होंने ऐसी बात लिखी थी, तो फिर ये संविधान को तार-तार करते हुए जो जमात इस्लामी के, आप छोड़ें भारत सरकार को, छोड़ें जो भारत सरकार ने जजमेंट लिए, लेकिन जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो इनका एक मॉड्यूल है, जो प्रेस में इनके स्टेटमेंट्स हैं, वो तो सीधे सीधे भारतीय संविधान को चैलेंज देते हुए और भारत की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को चैलेंज करने वाले स्टेटमेंट्स हैं। इसका मतलब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के भी एक बड़ा झूठ बोलो, दिस इज इटसेल्फ ए बिगर क्राइम। मेरा आपको विनम्र निवेदन है, आपको जमात इस्लामी के काडर की अगर इतनी ही फिक्र है, उनको बोलें कि आप एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उसको रजिस्टर कराएं और फिर अपने व्यू पॉइंट को लेकर लोगों में जाएं। आपका जमात इस्लामी नाम का ये सिस्टम, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सिस्टम, ये सब सस्पेंडेड है। अब आपका जब संगठन ही इलीगल हो गया, तो आपके उस संगठन के कॉन्स्टिट्यूशन की भी कोई वैलिडिटी नहीं, उसकी वर्किंग कमेटी या उसका जो फंक्शनल जो ऑफिस बीयरर्स या उसका
जो मेंबरशिप है वो सारा का सारा अपने आप पे धरा का धरा है। तो कृपया आप एक ऐसा संगठन जिसे बैन कर दिया हो उसके दी सो कॉल्ड उसके कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेज अगर आप इस राष्ट्रीय चैनल पे ना पढ़ें तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि एक नया संगठन बनाएं इलेक्शन कमीशन के तहत, उसको जाके तो फिर लोगों में जाके बात करने की कोशिश करें और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी किसी डाउट में, शेख नासिर जी में, किसी डायलेमा में मत रहें। जी शेख नासिर, जो बात आरिस पठानिया जी कह रहे हैं कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को नई शुरुआत करनी चाहिए। अब देखिए जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए हैं, तो अब ऐसे में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी लाइन एक तरह से बदलनी होगी, माजी को भूलना होगा और नई शुरुआत एक तरह से करनी होगी। उसे पूरी आस्था भारत में अब उसको एक तरह से जाहिर करनी होगी। जी संगठन इससे पहले भी देश में बैन हुए। मैं आरएसएस की बात करूंगा। आरएसएस को अभी तक हमारे देश में 3 मरतबा बैन कर दिया गया है। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई उसके बाद आरएसएस को बैन कर दिया। 1959 में जब आरएसएस ने अपने आप को कम्युनिस्ट बताया तो बैन हटा ली गई। उसके बाद 1975 में इमरजेंसी के वक्त दोबारा से आरएसएस को बैन कर दिया गया। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई उस वक्त भी आरएसएस को बैन कर दिया गया। आरएसएस 3 मरतबा हमारे देश में बैन हो चुकी है। जमात इस्लामी बैन होगी कोई बड़ी बात नहीं है। जमात इस्लामी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जमात इस्लामी की जो गतिविधियां ये बता रहे हैं कि वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल थी, नेशनल थी, तो जमात इस्लामी के खिलाफ अगर इस तरह के आरोप हैं, हम ये कहते हैं कि कानून की बेसिक जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आप पठानिया साहब एक वकील हैं, वो समझते हैं इस बात को, किसी भी आदमी को आप उसे सुने बगैर, उसे सफाई का मौका दिए बगैर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि अगर आपने जमात इस्लामी को बैन कर दिया है तो बैन करने से पहले कम से कम जमात इस्लामी को एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपना पक्ष रखें, क्योंकि अगर जो आरोप है उन्हें उनका खुलासा किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर वो उस पर डटे रहते हैं, जो उनके खिलाफ जो कुछ भी हम कहते हैं एंटी नेशनल थे, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल थे, वो चीजें पब्लिक के डोमेन में लाई जाए। 15 सेकंड 15 सेकंड डॉक्टर तलत आपके पास है। जी बात मैं यही बात मैं ये जो शेख साहब ने इसमें, ये जो नासिर साहब ने इसमें जो बात कही, मैं उसी को ऐड करूंगा कि पठानिया साहब की खिदमत में, मैं पठानिया साहब की खिदमत में ये अर्ज करना चाहूंगा कि जैसे शेख नासिर साहब ने भी कहा कि आरएसएस कितनी दफा बैन हो गई है या जो ऐसी कार्रवाइयों में जो उस वक्त मुलव्वस थी, जो उस वक्त देश के संविधान के खिलाफ थी, और जब हमें बात करने का मौका ही नहीं दिया, ऐसे टीवी चैनल्स में डिबेट करके फैसला सुनाना, तो ये ऐसे फैसले सुनाना ये कोई अदालत का फैसला नहीं है। हम अपनी बात रखेंगे और अपनी बात को हम हमेशा कहेंगे। और जैसे मैं बाज़ेती ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी को पॉलिटिकल पार्टी में आप भारत में बात करेंगे पाकिस्तान की, तो ऐसा नहीं चलेगा ना डॉक्टर तलत। आप भारत के हक में बात कीजिए, आप अपने देश को मजबूत कीजिए, देश की मजबूती के लिए काम कीजिए, देश की मजबूती के लिए आगे आइए। तो जाहिर सी बात है कि अब अपने आप को बदलना पड़ेगा, चीजों को बदलना पड़ेगा, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शेख नासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आरएस पठानिया जी, डॉक्टर तलत माजिद जी, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ने के लिए इंजीनियर तारिक वीरी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।